हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में। इस कुंडली में हम सिर्फ एक जनरल प्रेडिक्शंस को लेंगे, मतलब कोई बहुत स्पेसिफिक तौर पे क्वेश्चंस नहीं है। इस कुंडली से हम ये सीखेंगे कि नॉर्मल एनालिसिस किस तरह से होता है। ये जो कुंडली है ये 3 नंबर से शुरू हो रही है, इसलिए आप इसको मिथुन लगन की कुंडली के तौर पे देखते हैं। अब मिथुन लगन की कुंडली अगर बन रही है तो सबसे पहले हमारे को प्राइम इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी होती है वो होते हैं केंद्र भाव, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। क्योंकि जब कभी भी केंद्र भाव में कोई ग्रह होता है तो वो स्टेबिलिटी को दर्शाता है। अगर क्रूर नेचर का ग्रह होगा तो कुछ चुनौतियों के साथ स्टेबिलिटी आएगी, और अगर सौम्य नेचर का ग्रह होगा तो कुछ सौम्यता से स्टेबिलिटी आएगी। अगर केंद्र खाली हो किसी कुंडली में तो वहां पे चुनौतियां खड़ी होती हैं, क्योंकि कोई भी चीज स्टेबल स्थिर नहीं होती। ठीक, देखिए जो फर्स्ट हाउस है जहां पे 3 नंबर लिखा हुआ है वहां पे मंगल आकर बैठे हुए हैं। अब मंगल, मार्स एज अ प्लेनेट अगर हम देखें तो ये दर्शाता है एग्रेशन को, पैशन को, डिजायर्स को, किसी भी काम को करने की जो डिजायर है, काम को करने की डिजायर, वो मार्स है। क्योंकि उसमें एक एग्रेशन है, उसमें एक ऊर्जा है, उसी में साहस है। 2 प्लैनेट्स हैं जो कि डिजायर्स को दिखाएंगे। एक होता है मंगल जो साहस के साथ काम करता है, एक होता है राहु। राहु जिस डिजायर को दिखाता है वो हम सोचते हैं, हम चाहते हैं, लेकिन मंगल जब किसी डिजायर की बात करता है तो हम उसके लिए एक्शन लेते हैं, काम करते हैं। इस बात को समझिएगा। मंगल इस कुंडली में 6th हाउस और साथ ही साथ 11th हाउस के लॉर्ड हैं। 8 नंबर की राशि और 1 नंबर की राशि के स्वामी है मंगल। इसमें क्योंकि 8 नंबर की राशि 6ठे भाव में और 1 नंबर की राशि 11वें भाव में आई है, इस कारण से षष्ठेश और लाभेश होंगे मंगल। लाभेश होकर मंगल का केंद्र में आना अच्छा है, ये बताता है एक स्थिर स्वभाव किसका, लाभ का। ठीक है, गेन्स जो है वो आपको मिलेंगे और श्योरली मिलेंगे, इसको कहा जा सकता है वो स्थिर है। 6th हाउस के लॉर्ड का केंद्र में आना और वो भी फर्स्ट हाउस में आना, ये इस बात को भी दर्शाता है कि थोड़ा सा जो है हेल्थ चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपने खुद भी कहा कि पैरों से संबंधित कुछ परेशानियां हैं, इसलिए एक नॉर्मल नेचुरल हेल्थ प्रॉब्लम महसूस होती है। रीजन यही है, 6th हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस से कनेक्शन बनाता हो और वहां पे उसकी जो राशि है जो फर्स्ट हाउस में आती है वो उसकी मित्र राशि या खुद की राशि ना हो, तब वो हेल्थ में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर दे देता है। गेम्स को लेकर भी यही बात कही जाएगी। गेम्स हाउस का लॉर्ड जो है मंगल, वो फर्स्ट हाउस में तो बैठा है, केंद्र में तो बैठा है, लेकिन बुध की राशि में बैठा है जो कि उसकी शत्रु की राशि है। इसकी वजह से थोड़ी सी चुनौतियां लाभ को बनाने में भी आती है, थोड़े से चैलेंजेस फ्रेंड्स के साथ भी कहे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 4th हाउस खाली है। 4th हाउस के ऊपर 4th हाउस लॉर्ड की दृष्टि है और साथ ही साथ राहु की भी दृष्टि है। ठीक, इस हिसाब से अगर हम कहें तो 4th हाउस यानी कि इमोशंस और मन के ऊपर बुध जो कि वहां के स्वामी है उसी खुद की दृष्टि होने के कारण आप काफी हद तक अपने इमोशंस को लिमिटेड और कंट्रोल रख पाएंगे, लेकिन राहु की दृष्टि होने के कारण कभी कभी एग्रेशन आ सकता है। ठीक है, दूसरी चीज सूर्य की भी दृष्टि है 4th हाउस के ऊपर। सूर्य जो है वो भी थोड़े से गर्म नेचर के प्लेनेट है। ठीक है, और सूर्य जब जिस भाव को देखते हैं वहां पे पूरी तरह से प्रकाश करते हैं, इसलिए मन से आपको सूर्य
और बुध की युति खुश रखती हुई नजर आएगी। इन दोनों का जॉइंट एस्पेक्ट फोर्थ हाउस के ऊपर जो है वो मोस्टली आपको पॉजिटिव ही रखेगा। सिर्फ एक चीज है जो है राहु का एस्पेक्ट फोर्थ हाउस पे, इसलिए कभी कभी अचानक से एंजाइटी के तत्व थोड़े थोड़े महसूस हो सकते हैं। सेवंथ हाउस की बात करें तो सेवंथ हाउस जो है वो खाली है, उसके ऊपर दृष्टि है मंगल की। इसके अलावा कोई दूसरा ग्रह डायरेक्टली दृष्टि नहीं कर रहा। राशि दृष्टियों से एस्पेक्ट आएंगे, वो एक अलग मुद्दा होगा। भाव के ऊपर मंगल जैसे ग्रह की दृष्टि है। मंगल इस कुंडली में सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है और साथ साथ 11th हाउस का लॉर्ड है। उसकी दृष्टि होने के कारण, पृथकतावादी ग्रह की दृष्टि होने के कारण साझेदारी में और मैरिज में थोड़ा सा दूरी बनाए रखने वाली संभावनाएं ज्यादा बनती हैं। सेपरेटिव एस्पेक्ट काम करता है। मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा है और चंद्रमा से भी 12th है। इन दोनों वजहों से आप मांगलिक हैं, इसीलिए मैरिज जो होगी उसमें इस बात को ध्यान रखने की होगा कि सामने वाला पर्सन जो है वो भी थोड़ा मांगलिक नेचर से ही मैच करता हो। ठीक। दूसरी चीज कि सेवेंथ हाउस जिसे हम देखते हैं व्यापार के लिए, विवाह के लिए, साझेदारी के लिए, उसका स्वामी अपनी भाव से अष्टम में जाके बैठा है। अब इसको क्या खराब मानना चाहिए कि अच्छा? देखिए, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, वो अपनी राशि से आठवें बैठा है। ये इस बात को दर्शाता है कि चीजें जो होंगी वो देर से होंगी। आठवां भाव क्या है? अनसर्टेन है और डिलेज है, इसीलिए अचानक से होंगी अनसर्टेनिटी, प्लस देर से होगी डिले। ये दो चीज इस बात को दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेवेंथ हाउस का लॉर्ड गुरु अपने से आठवें तो गया है लेकिन उच्च हो गया है। जिन राशि में वो उच्च होते हैं, खुश होते हैं, वहां पे जाके बैठे हैं। इस वजह से वो अपनी ओर से पूरा प्रयास रखेंगे मैरिटल लाइफ को हैप्पी बनाए रखने का। अब इस जुपिटर के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो है राहु केतु का, यानी कि थोड़ा सा किसी बात को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना बन सकती है रिगार्डिंग आपका बिजनेस या फिर मैरिज। मतलब कंफ्यूजन का स्टेज जो होता है ना, राहु केतु एक्सिस में जब कोई ग्रह आता है तो वहां पे उस पर्टिकुलर हाउसेस को जहां पे वो रूल कर रहा होता है उसको लेके इंसान कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे आप कभी कभी ऐसा महसूस कर सकते हो कि मैरिज को लेकर या अपने प्रोफेशन को लेकर थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो। बस इसको इस तरीके से समझिएगा। 10th हाउस की बात करें, 10th हाउस में दो ग्रह बैठे हुए हैं और 10th हाउस का जो मालिक है गुरु वो भी उच्च हुआ है और वो 10th हाउस से पंचम है, इसलिए जुपिटर की ये प्लेसमेंट 10th हाउस के लिए ज्यादा बेनिफिक है, प्रोफेशन के लिए ज्यादा बेनिफिक है। अब बात ये कि 10th हाउस में 12 नंबर की राशि में बुध का बैठ जाना जो है वो 10th हाउस यानी कि स्टेटस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर कर रहा है, क्योंकि 12 नंबर की राशि नॉर्मल नेचुरल मीन राशि, उसमें जब बुध बैठते हैं तब हम कहते हैं कि बुध जो है वो नीच हुए। लेकिन होता क्या है, जब कोई ग्रह किसी भाव में बैठता है जहां पे कि वो राशि हो जिसमें वो नीच होता है तो उसका कुछ असर भाव के ऊपर देखने को पड़ता है। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि प्रोफेशन के अंदर थोड़ी सी चुनौती आपको महसूस होगी या होती रही है। इसका प्लस पॉइंट सिर्फ ये होगा कि जुपिटर उस बुध को देख रहे हैं, अपने भाव को बल दे रहे हैं, इसलिए ये जो बात मैं कह रहा हूं कि बुध यहाँ पे नीच राशिस्थ हो रहे हैं, इस कारण से एनवायरमेंट जो होगा, वर्किंग एनवायरमेंट, उसमें थोड़ी बहुत चुनौतियां होंगी, लेकिन उच्च के गुरु की दृष्टि उसको भी सॉर्ट आउट कर देगी। सूर्य जो है वो अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं और डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को लेके बैठे हैं। सूर्य आए कहां से हैं? वो आए हैं थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस जो है उसे हम उपचय भाव कहते हैं, अष्टम से अष्टम भी इसको देखा जाता है, इसीलिए चीजें धीरे धीरे करके बढ़ती है। उपचय भाव धीरे धीरे करके बढ़ती है और फिर ग्रोथ होती है। तो सूर्य का यहाँ पे आना, दिशा बली होना आपको काफी ज्यादा पराक्रमी बनाता है, जो कि अच्छा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ स्लोली स्लोली ग्रो करेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी और फिर राइज कर जाएगी। ठीक है।
जो शुक्र है वो 11th हाउस में है, ठीक, हमने केंद्र पूरे देख लिए, अब हम बाकी हाउसेस को देख रहे हैं। 11th हाउस जो है वो गेन्स का होता है, धन का, वैभव का, लक्ष्मी का कारक ग्रह है शुक्र, और वो जाके 11th में बैठा है। शुक्र इस कुंडली में मिक्स्ड नेचर का प्लेनेट है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव का स्वामी होने के कारण ये बेनिफिक है, ठीक है, फंक्शनल बेनिफिक, और 12th हाउस का लॉर्ड होने के कारण हम इसको न्यूट्रल मानेंगे, ठीक है, न्यूट्रल, क्योंकि सेकंड हाउस और 12th हाउस जो है उनके स्वामी परिस्थितियों को देखकर रिजल्ट करने में सक्षम होते हैं। तो शुक्र यहाँ पे फंक्शनल बेनिफिक है, शुक्र नेचुरल भी शुभ बेनिफिक प्लैनेट है, और वो लक्ष्मी का, पैसों का कारक ग्रह है, और वो 11th हाउस में बैठा है, लाभ भाव में बैठा है। इस वजह से वो कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में गेन्स करा सके। प्रॉब्लम क्या होगी? 12th हाउस का जो लॉर्ड होता है उसका काम होता है नुकसान या खर्चे, तो 12th हाउस का लॉर्ड होके वीनस का 11th में बैठ जा, रह के अचानक से आपसे खर्चे करवा सकता है। बस इतनी चीजें होंगी। यहाँ पे बेहतर सलाह यही होती है कि जो आपका लाभ है, अर्निंग है, उसको आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते चलो। जितना आप इन्वेस्ट करते चलते हो उतना आप और ज्यादा गेन्स बनाते चलते हो। तो शेयर के लिए ये थोड़ा सा पॉजिटिव कॉम्बिनेशन के तौर पे भी देखा जा सकता है। रीजन क्या है? रिस्क टेकिंग कैपेसिटी 6th हाउस, लाभ बनाने की कैपेसिटी 11th हाउस का कॉम्बिनेशन मंगल के द्वारा हुआ, क्योंकि वो दोनों ही राशियों के स्वामी हैं और वो लगन में बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, इसलिए वो थॉट देते हैं, और वीनस उसमें सपोर्ट कर रहा है। जो आपका सेकंड हाउस है जहां पे हम सेविंग्स को देखते हैं, वहां पे सौम्य ग्रह है चंद्रमा, सौम्य ग्रह है गुरु, गुरु वहां पे उच्च हो रहे हैं, वहां का माहौल पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस लिहाज से सेविंग्स में चीजें अच्छी जाएंगी। राहु केतु को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुंडली जो है वो जा रही है किसमें? आपके काल सर्प में। लेकिन काल सर्प के प्रभाव में भी ऐसा कुछ नहीं है। मेन मुद्दा यह है कि प्रोफेशनल लाइफ से अगर हम देखें तो 8, 9, 10, 11, 12 और सेकंड हाउस, इनमें प्लैनेट्स हैं, इसीलिए जो प्रोफेशनल साइड है लाइफ का उसमें ये पॉजिटिविटी देंगे। ठीक, अब बात बची शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन है, इसको अच्छा नहीं माना जाता, इसको पितृ बाधाओं में से एक माना जाता है, और इसका अष्टम में बैठना काफी बार कामों को परेशान करना, अचानक से आने वाली उलझनों को ये दर्शाता है। ये तो हो गया ऊपर से आपकी कुंडली का एक नॉर्मल एनालिसिस। अब जिस तरीके से मैं आप लोगों को कुंडली समझाता था, अब उसमें से समझिएगा जातक का सोचने का ढंग क्या है, ये प्राइम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब ये कुंडली आई तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई करी हुई है। अब आर्किटेक्चर की पढ़ाई की है, ये कैसे पता लगेगा? इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा वक्त लगेगा और इसके बाद फिर इस एनालिसिस को पूरा करेंगे, क्योंकि अब डेप्थ में जाने की जरूरत थी। तो देखिए कैसे हो रहा है। आपका जो फर्स्ट हाउस है उसके अंदर जो मिड पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 13 डिग्री पे आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं राहु देवता। राहु जो है वो इस कुंडली के अंदर आपको 8वें भाव, अष्टम भाव में बैठे हुए नजर आते हैं। डिग्री से देखें तो राहु जो है वो 0 डिग्री के हैं, ऑलमोस्ट 0 डिग्री के हैं। इसका मतलब ये हो गया है कि वो ऑलमोस्ट 7th हाउस की तरफ, 7th हाउस की तरफ बढ़ चले थे और उसी बीच में जन्म हो गया। ध्यान रखिएगा, राहु 30 डिग्री से चलना शुरू करता है और 0 की तरफ चलता है, और ऑलमोस्ट ये 0 की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि ये 8वीं जो राशि, 8वां जो भाव है उसको ऑलमोस्ट छोड़ने वाला था और उस समय जन्म हुआ है। ऐसे स्थिति में क्या होगा कि ये राहु जो है वो थोड़ा सा भाव संधि की स्थिति में आ जाएगा। इसकी वजह से व्यापार करूं क्या ना करूं, इस तरीके का थोड़ा सा एक थॉट आपको अपने अंदर ही लगा रह सकता है। मतलब राहु के अंदर पहली चीज होती है कि वो बहुत सारे थॉट्स देता है, लेकिन जब वो 2 भाव के बीच में आ जाए तो वो अगले भाव और पिछले भाव, इन दोनों भाव में से किसके रिजल्ट करूं, इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए आप कभी कभी इन थॉट्स में से गुजरोगे कि
चीजें चल रही हैं मगर मुझे ये करना चाहिए कि मुझे कुछ और कर लेना चाहिए, ये ख्याल आपको बार बार आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, सोचने का ढंग, राहु अष्टम में बैठा, अष्टम में बैठे अगर सोचने का ढंग तो अच्छा है, क्यों? क्योंकि रिसर्च के काम के लिए, खोजबीन के काम के लिए वो बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पे राहु शनि के साथ बैठा है, ठीक है कि ये कहीं ना कहीं पितृ दोषों में से, बाधाओं में से माना जाता है, परेशानियां तो देगा, उससे तो मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन राहु के साथ जब शनि बैठा है तो काम को, क्योंकि शनि कारक है कर्म का, उसको बढ़ाने का प्रयास जरूर करेगा। ये जरूर है कि राहु जो जल्दी जल्दी काम करना चाहता है वह यहाँ पे, क्योंकि वो पूरी तरीके से शनि के प्रभाव में है, इसलिए थोड़ा सा आलस दे सकता है, कामों को देर कर सकता है। मतलब ये कि आप सोच तो बहुत कुछ रहे हो, लेकिन जब आप स्टेप उठाओगे तो आज जो स्टेप उठना चाहिए वो आज ना उठ के महीने भर बाद उठे, ये हो सकता है। प्लस पॉइंट क्या? प्लस पॉइंट ये है कि शनि ना सिर्फ 8वां बल्कि 9th हाउस का भी लॉर्ड है, और आपके राहु का संबंध शनि से अगर होता है तो 8वां अनसर्टेनिटी के साथ साथ 9th हायर नॉलेज, किस्मत का भी उसके साथ सपोर्ट है। ये प्लस पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए, आपके फर्स्ट हाउस पे मंगल बैठे हुए थे। मंगल जो है उनको अगर हम रीड करें तो वो 2 डिग्री मृगशिरा नक्षत्र के बैठे हुए हैं। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का अपना नक्षत्र है, इसलिए मंगल जो है वो पॉजिटिव है इस मामले में। और दूसरी बात ये, पहले भाव जिसे हम लगन कहते हैं वहां बैठने के कारण जो थॉट प्रोसेस है उसमें मंगल का भी एक रोल आने वाला है। आपकी जो एजुकेशन थी, वो आर्किटेक्चर थी, वो कैसे थी? आपका जो 5th हाउस है उसका मिड पॉइंट लॉर्ड भी मंगल ही बनता था, और 5th हाउस में जो राशि है वो शुक्र की है। शुक्र जो है वो कलात्मक चीजों को दर्शाता है, बिजनेस को भी दर्शाता है और हर तरह की कलात्मक चीजों को दर्शाता है। मंगल जो है वो भूमि का कारक ग्रह है। राहु जो सोचने का ढंग है वो शनि के साथ बैठा है, जो कि लोहे की चीजों को भी दर्शाता है, ठीक। और कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर रहा है शुक्र। शुक्र जो है वो उठ के मंगल की राशि में जाके बैठ गया। इस हिसाब से जमीन हो, लोहा हो और अच्छी चित्रकला हो, ये तीनों चीजें आर्किटेक्चर में देखने को मिलती हैं। तो इसकी वजह से आपका जो 5th हाउस था, ये कॉम्बिनेशन, और आपका जो थॉट प्रोसेस था राहु और शनि का साथ आना, इसलिए इसने आपको आर्किटेक्ट बना दिया। प्रोफेशन जब मैं देख रहा हूं तो प्रोफेशन के ऊपर 10th हाउस के अंदर अगर हम सिचुएशन देखें तो हमें ये दिखाई देता है कि वहां पे बुध भी बैठे हैं और सूर्य भी बैठे हैं। बुध 4th हाउस का लॉर्ड है और 1st हाउस का लॉर्ड है। तो पहली संभावना जो मुझे दिखती है वो ये कि आप खुद का कोई काम 1st हाउस करने की सोच सकते हैं। 4th हाउस होता है प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, मकानों से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ऐसी कोई चीजों से जुड़ के आपका काम हो सकता है, क्योंकि 10th हाउस में आपका 1st और 4th हाउस का लॉर्ड है। साथ ही साथ 10th हाउस में आपका 3rd हाउस का लॉर्ड है, जो कि छोटी यात्राएं दिखाता है और साथ साथ साहस दिखाता है। स्पोर्ट्स भी यहाँ पे होता है, लेकिन आप स्पोर्ट्स में नहीं हो। आपने कहा था पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उसको भी देख लीजिए। 12 नंबर की जो राशि है, मीन राशि, वो पैर और ऑलमोस्ट पैर का जो तलवा वाला हिस्सा होता है उसको दर्शाती है। वहां पे बुध का बैठना, उस राशि को नीच करना, इसलिए थोड़ी सी चुनौतियां पैरों में है। मरकरी जो है वो हमारे नर्व्स को, नसों को रिप्रेजेंट करता है। बुध का नीच होना मतलब नीच राशि में होना नर्व संबंधी कुछ परेशानियों को दर्शाता है, इसलिए पैरों की परेशानियां थी। प्रोफेशन के अंदर जो 10th हाउस है उसमें 4th, 3rd और 1st का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब इंसान या तो अपना खुद का कोई काम कर सकता है, कुछ ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए काम हो सकते हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए काम हो सकते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम हो सकते हैं। अब जो 10th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, वो उच्च हुआ है 2nd हाउस में, 2nd हाउस के लॉर्ड के साथ। ऐसे स्थिति में जो काम है वो किन चीजों से कनेक्ट होगा? स्पीच से, बोलचाल से, या फिर फाइनेंस से, धन से जुड़ा हुआ काम होगा। तो यहां पर जुपिटर और इन सारी प्लेसमेंट को देख के मैं ये बोल सकता हूं कि आप एक अच्छे कंसल्टेंट या एडवाइजर बन सकते हो। प्रोफेशन के हिसाब से अगर बात करूं, जुपिटर यहाँ पे आपको एक अच्छा कंसल्टेंट, एक अच्छा एडवाइजर बना सकता है रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी मैटर्स। अब बात करते हैं कि नवमांश, और नवमांश से पहले जो किस्मत वाली कुंडली में बनाता हूं
उसकी तरफ पहले चलते फिर नवांश पे आते। देखिए, जब हम किस्मत वाली कुंडली की तरफ चलेंगे यानी कि हम आपके नवमांश को आपके लगन के बराबर कर दे, तो हम देखते हैं कि राहु अभी भी आपके अष्टम में था। इसका मतलब यह हुआ कि जो सोचने का ढंग होगा राहु का, वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, वो नहीं चेंज हो रहा किसी भी कंडीशन में। इस हिसाब से आप प्रॉपर्टीज के ऊपर रिसर्च खोज करते हुए, ठीक है, काम कर सकते हो। अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो प्रॉपर्टीज है वहां पे आप उनके ऊपर रिसर्च करते हुए लोगों को गाइडेंस कर सकते हो। आप अच्छा वास्तु कला का ज्ञान भी कहीं ना कहीं रखते होंगे और उसके दम पर भी आप अच्छी गाइडेंस कर सकते हो, क्योंकि राहु आठवां भाव जैसे हम ऑक्यूल्ट में जोड़ते हैं, तो ऑक्यूल्ट का दूसरे हिस्से में ही हम देखते हैं वास्तुकला, उसके साथ जुड़ के आप काम कर सकते हो। कंसल्टेंसी आप अच्छे से दे सकते हो, किसी भी तरह के खोजबीन के काम आप अच्छे से कर सकते हो राहु के कारण। चंद्रमा भी यहीं आके बैठा हुआ है, जो कि सेकंड हाउस का लॉर्ड है और नेचुरली वो मन को भी दर्शाता है। ऐसे स्थिति में अनसर्टेन गेन्स ऑफ मनी आपके पास आने की संभावनाएं बनती हैं किस्मत से, ठीक है। हाँ, ये जरूरी है कि देर से होगा, ये तकरीबन एज ऑफ 36 के बाद होगा, क्योंकि वो जो राशि है वो राशि शनि की है, जो 33 से 36 ऑलमोस्ट ले लेती है टाइम ड्यूरेशन। यहाँ पे आप देखो, बुध आपका लगन कुंडली में भी 12 नंबर की राशि में था, 10वें भाव में, इसमें भी सेम बन रहा है। इसलिए बुध जो है वो वर्गोत्तम है, तो हम इसको इस तरीके से रीड करेंगे कि मन की खुशियों को थोड़ा सा पीछे रख के प्रोफेशन के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मन की खुशियों को थोड़ा पीछे रख के प्रोफेशन के अंदर थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। क्योंकि चौथे भाव का स्वामी होने के कारण वो कहीं ना कहीं इमोशंस और मन को भी कनेक्ट करता है, लेकिन लगन कुंडली में भी और जो आपका नवमांश है उसमें भी सेम राशि में आया है, वर्गोत्तम हुआ है। इसकी वजह से वो काफी डिटरमाइंड होके काम कर सकता है। ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा किसी भी तरह के कम्युनिकेशंस के अंदर, ये प्लस पॉइंट है, ठीक है। इस कुंडली में आप देखो, जुपिटर जो कि 7th हाउस का लॉर्ड था, मैरिज का लॉर्ड था, वो लगन कुंडली में कैसा गया था, अपने से 8वें और डिलेज और कुछ चुनौतियों के साथ फिर भी सस्टेनेंस दिखा रहा था। इस कुंडली में क्योंकि ये चौथे भाव में सुख भाव में आया है, तो मैरिज देर से होगी लगन कुंडली से, लेकिन किस्मत में वो उसको सस्टेन करने की पूरा प्रयास करेगा। जो चैलेंज है मैरिटल लाइफ के लिए वो ये है कि राहु जैसे ग्रह का अष्टम में बैठना ये कभी कभी चुनौतियां देता है, जल्दबाजी में कुछ निर्णय करने में प्रॉब्लम्स हो जाया करती हैं, तब डाइवोर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब कभी भी किसी कुंडली में राहु 8वें भाव में हो तो कोई परिस्थिति या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बनती हो तब डाइवोर्स होते हैं, अन्यथा नहीं। यहाँ पे ये शनि से कंट्रोल्ड है, काफी हद तक चीजों को संभालने का प्रयास करेंगे। अब इसमें चुनौती कहां पर है और वो क्या सही में चुनौती है, इसको समझिए। इस कुंडली में 9th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड हैं शनि, वो नीच राशिस्थ हो जाते हैं नवमांशी कुंडली में, लेकिन एट द सेम टाइम मंगल से दृष्ट है तो नीच भंग हो जाएगा। शनि का यहाँ पे नीच होना थोड़ा सा क्या करता है कि किस्मत को स्लो डाउन कर देता है। दूसरी बात यह है कि शनि जैसा ग्रह अगर उच्च हो जाए तो भी परेशानी, नीच हो जाए तो भी परेशानी। शनि अगर नीच हो रहा है तो ये बता रहा है कि इंसान कभी कभी जो डिसिप्लिन में होके चलना चाहिए वो डिसिप्लिन को थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करता है। आपको बस यहाँ पे इसी बात की सलाह दूंगा कि अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हुए आपको चलना पड़ेगा, तो जाके आप एज ऑफ 33 और 36 के आसपास एक ग्रोथ की तरफ आगे आ जाएंगे। वरना शनि जब नीच का हो या शनि उच्च का हो तो वो बहुत ज्यादा फैक्टर जो हिट करता है वो क्या करता है, हद से ज्यादा या तो डिसिप्लिन की वजह से लोगों को रोकता है या बिल्कुल डिसिप्लिन ना हो इसकी वजह से रोकता है। तो किस्मत यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा इंपैक्ट कर रही है, क्योंकि ये नीच भंग हो जा रहा है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इनडिसिप्लिन्ड है, यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं कि मैरिटल हैप्पीनेस और किस्मत, इन दो चीजों में थोड़ी सी परेशानियां, थोड़ा सा विघ्न नजर आता है शनि के नीच होने के कारण, लेकिन मंगल साहस पराक्रम वो उसको देख रहा है, तो आपको अपने साहस और पराक्रम के दम पर इन चुनौतियों से, मैरिज लाइफ में आने वाले थोड़े से चैलेंजेस को
साहस और पराक्रम के दम पर आगे निकल के सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ये इस तरीके से देखिएगा। सूर्य भी हमें नीच राशिस्थ दिख रहे हैं, लेकिन शुक्र के साथ राशि परिवर्तन होने के कारण वहां पे भी नीच भंग होगा, और इस सिचुएशन में भी ये पॉजिटिव साइड माना जाएगा। आप अपने करेज को, अपने नॉलेज को पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। सिर्फ जो एक दिक्कत है वो ये कि केतु जैसा ग्रह जो है वो सेकंड हाउस में बैठा है, जो अचानक से धन के खर्च को दर्शाता है। इस चीज से थोड़ा सा आपको संभल के रहना चाहिए। आपके लगन कुंडली का जो लगन है 3 नंबर, जब उसके बराबर आपके नवमांश को बनाया तो आपका नवमांश का लगन जो कि 11 नंबर से बनता है वो 9th हाउस किस्मत में आया है। इसलिए मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपके लाइफ में जो हो रही होंगी आप उसको महसूस करोगे कि वो ये तो हायर लर्निंग की तरफ जानी चाहिए या नेचुरली किस्मत से आपके साथ होती चली जा रही होंगी। एक बार आपके नवमांश को एज ए नवमांश रीड कर देता हूं। देखिए, आपके नवमांश की कुंडली जो है वो 11 नंबर से बनती है। 11 नंबर से बनने के कारण इसके स्वामी जो बनेंगे वो होंगे शनि। शनिदेव जो है वो नीच राशिस्थ दिख रहे हैं, लेकिन मंगल से दृष्ट होकर फिर उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। इसकी वजह से मैरिज लाइफ में शुरुआत के कुछ समय में चुनौतियां महसूस हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद आगे जाके वो चीज सॉल्व हो जाएगी। जो आपका 7th हाउस का लॉर्ड बन रहा है सूर्य, वो भी नीच राशिस्थ हो रहा है, लेकिन किस्मत के घर में जा रहा है। इसीलिए इसमें भी यही बात होगी, शुरुआत में कुछ चुनौती मैरिज से देखने को मिलेगी, लेकिन राशि परिवर्तन होने के कारण ये चीज भी बैलेंस हो जाएगी, ठीक। थोड़ी सी एक दिक्कत जो महसूस हो सकती है वो ये कि 9th हाउस में सन और मार्स की मौजूदगी है। ये थोड़ा एंगर और एग्रेशन देता है। तो फादर, 9th हाउस हम फादर के लिए देखते हैं, वहां पे थोड़ी सी टकराव की स्थिति बन सकती है। इसको ध्यान में रखना होगा। राशि परिवर्तन करके ये चीजें जो हैं काफी हद तक सॉल्व होंगी शुक्र के द्वारा। इसका मतलब है कि शुरुआत में हो सकता है मैरिज के अंदर किसी तरह का कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा हो, जो कि आगे जाके सॉर्ट आउट हो जाएगा। जुपिटर जो है वो इस कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं। सौभाग्य वाले जो ग्रह हैं वो अष्टम में बैठे हैं और राशि परिवर्तन करके बैठे हैं बुध के साथ, इसीलिए लॉन्गेविटी को पूरी तरीके से मेंटेन करेंगे। चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन जो है वो 12th हाउस में आया है। इस वजह से कोई ना कोई बात, मन में कोई ना कोई ख्याल हमेशा बना ही रहेगा, क्योंकि राहु जो था वो आपके सोचने का ढंग था, वो इसमें आपके 12th से कनेक्ट हो रहा है, और चंद्रमा जो कि मन है उसको भी जोड़े हुए है। इस वजह से राहु की दशा में मैरिज को लेकर मन में अजीब से ख्याल बनने की संभावनाएं बनती हैं। अब देखिए कि दशाएं क्या है इस समय। जो आपकी दशा है 2012 से 2030 तक, ये राहु की ही दशा है। और इसको और उसमें देखें तो राहु की महादशा में इस समय 2020 से लेकर 2023 तक आप बुध की अंतरदशा में चल रहे हो। अब आप समझो कि लगन कुंडली जो आपकी थी उसके अंदर राहु आपके सोचने का ढंग और 8वें घर से चल रहा। इसीलिए राहु की दशा में क्या करना है, कैसा करना है, कुछ ना कुछ अनसर्टेन थॉट्स आपके साथ लगे हुए थे। और बुध जिसे हम देख रहे थे आपकी लगन कुंडली में 10th हाउस में बैठे हैं और वहां पे वो नीच राशिस्थ हो रहे हैं, लगन कुंडली में भी और नवमांश के अंदर भी। इस वजह से ये जो पीरियड चल रहा है ऑलमोस्ट 2020 जुलाई के बाद से लेके 2023 के जनवरी तक का, ये इसी ख्याल को लगाए रखेगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए रिगार्डिंग प्रोफेशन। रिगार्डिंग प्रोफेशन क्यों? क्योंकि देखिए मर्क्यूरी जो है वो बैठा हुआ है आपका 10th हाउस में, तो घर बार के बारे में 4th हाउस, खुद की पर्सनालिटी के बारे में 1st हाउस, इन 2 हाउसेस के बारे में सोच देगा और इम्पैक्ट कहां पे, कहीं ना कहीं स्टेटस या प्रोफेशन के बारे में करेगा। राहु जो है क्योंकि वो 8वें में ही बैठा हुआ है, इसकी वजह से उसका जो इम्पैक्ट हम देखेंगे वो हम इस तरीके से लगे सोचेंगे कि इंसान यहाँ पे एक अनसर्टेन थॉट्स की तरफ चल रहा होगा। इसमें प्लस पॉइंट ये है 2023 से 2025 तक शनि जो है वो कहीं ना कहीं 9th हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप अगर चाहो तो हायर लर्निंग
कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं। प्रोफेशन के अंदर आपको गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलने के चांसेस बनते हैं और वैसे भी आप अपना खुद का भी कंसल्टेंसी का काम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैरिज की जहां तक बात है कि मैरिज लेट क्यों, तो इसको पहला कारण तो हमने समझ लिया था कि लगन कुंडली जो थी, लगन कुंडली से 7th हाउस का लॉर्ड अपने से 8 में गया था, इसलिए डिले है। दूसरा ये है कि चंद्र कुंडली से अगर हम देखें तो चंद्र कुंडली से जो 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और 8th के लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं शनि, और शनि चंद्रमा से 7th में भी बैठे हुए हैं। इस वजह से भी मैरिज जो है वो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि 30 साल के आगे जाके ही होती है। तो आपकी मैरिज जो होगी वो 2023 से 25 के बीच होने की चांसेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अभी जो पीरियड चल रहा है चांसेस उसमें भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकते, लेकिन जब हम मन से चंद्रमा से देखेंगे तो चंद्रमा से जो 8वां है, 11 नंबर जहां पे लिखा है, जो 9th हाउस है इस समय आपको दिख रहा, वो चंद्र कुंडली का 8वां भाव है। शनि वहां के स्वामी है, जब वो खुद वहां पे बैठेंगे तब जाके मन से मैरिटल हैप्पीनेस महसूस होगी। इस वजह से कह रहा हूं कि दशा तो अभी भी चल रही है, मैरिज तो अभी भी हो सकती है, लेकिन बेटर चांस जो बनता है वो यही कि 2023 से 25 के बीच में मैरिज के अंदर आप एंटर हो। उस कंडीशन में शनि जो है वो शुक्र के ऊपर भी दृष्टि डालेंगे, जो कि विवाह का कारक होता है, इसलिए वो पीरियड मैरिज कराने में और कुछ हद तक मेंटल हैप्पीनेस देने में भी सक्षम होगा। सूर्य कुंडली से अगर हम देखें तो सूर्य कुंडली से जो 7th हाउस बनता है उसके स्वामी है बुध, और वो खुद सूर्य के साथ ही आके बैठे हुए हैं। ओवरऑल तीनों सिचुएशन के साथ अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल लाइफ थोड़ा सा हावी रहेगी आपके मैरिज लाइफ के ऊपर, इसीलिए जिनके साथ भी आप मैरिज करें, वैसे तो काफी समझदार पर्सन ही होगा क्योंकि जुपिटर है 7th हाउस का लॉर्ड, लेकिन जिनके साथ भी आपकी मैरिज हो वहां पे एक मैच्योरिटी का लेवल काफी ज्यादा होना जरूरी है, जो कि हर स्टैंड आपके साथ खड़ा रह सके। रीजन क्या है कि चंद्रमा के जस्ट सामने शनि है, मन है चंद्रमा, और उसके सामने जब भी शनि 7th भाव में आता है तो इंसान जिसके साथ जुड़ता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली जुड़ जाता है। राहु और केतु के साथ होने के कारण भ्रम की स्थितियां जब उस इंसान के साथ किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहे तो इंसान की मैच्योरिटी उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ब्रेक करे, तब जाके मैरिटल लाइफ में हैप्पीनेस और ज्यादा बढ़ पाएगी। नहीं तो आप अपने काम के अंदर बिजी और ऊपर से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई, तब जाके मैरिटल लाइफ में डिस्टरबेंस शुरू हो पाएंगे। कारण क्या कि हम हैप्पीनेस ऑफ द मैरिज को देखते हैं 8th हाउस से, वहां पे शनि जो बैठा है वो वैसे थोड़ा सा दुख का कारक ग्रह माना जाता है और अष्टम का कारक ग्रह भी माना जाता है, तो डिलेज इन मैरिटल हैप्पीनेस को दर्शाता है। लेकिन राहु जो है वो अचानक का तत्व दिखाता है, इस वजह से राहु अष्टम में कई बार परेशानी इस बात की देता है कि कुछ चीजें नहीं है तो भी उसको सोच सोच के क्रिएट कर देना, उस चीज से आपको बचना होगा, वही चीज आपके मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए कह रहा हूं कि पार्टनर मैच्योर होगा, हर एक चीज बिल्कुल क्लियर होगी, तो मैरिटल लाइफ के अंदर भी कोई चैलेंज नहीं आएगा। चार्ट प्रोफेशनल गेन्स की तरफ ज्यादा इशारा करता है, इसलिए आपकी लाइफ ज्यादा हद तक प्रोफेशनल वेज में आगे जाके बिजी हो जाएगी ऑलमोस्ट आफ्टर द एज ऑफ 36। धन्यवाद।